गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय जो है गणित पढ़ाई कर रहे थे और हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। आपके 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा शर्त हमने क्या पढ़ा था कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा शर्त हमने क्या पढ़ा था कि Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ये तीन शर्तें हमने पढ़ा था कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक होता है और Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 4/5 है, ठीक है, √4 है। ये सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने क्या सीखा था कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने सीखा था। और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट जीरो है, ये सब अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने सीखा था √2, √3, √5, √7, √8, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में सीखा था। साथ में ये भी सीखा था कि जैसे, एक सेकेंड, ठीक है, साथ में आपने ये भी सीखा था कि जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई भी परिमेय संख्या अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं, ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगी। यानी एक अपरिमेय संख्या में अगर हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये तमाम चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा था। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो गई। हम लोग क्वेश्चन करें इस पे आधारित एक, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो इस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि पता चले आप लोगों ने पीछे की क्लासेस को कितना समझा है। चलिए, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे एकदम प्यार से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, परिमेय संख्या का नहीं का मतलब है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब किसे जो है हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, बहुत ही अच्छा उत्तर आ रहा है आप सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए, गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करना है, आप कोशिश कीजिए, आपको आता है। गलत होगा तो मैं हूं समझाने के लिए। माइक म्यूट रखना है। देखिए, माइक ऑन कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, माइक म्यूट रखना, माइक म्यूट रखना है। मैं पहले माइक ऑन किसी, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसे बार बार आप माइक ऑन करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। समझ ही नहीं आ रहा था, बोल रहा था ना काफी में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं समझा दूंगा, एक बार आप कोशिश कीजिए। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, आ रहा था पिछले क्लास में, तो अभी मैं समझा दूंगा, चिंता नहीं करना है।
एकदम आराम से पहले एक बार आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया ये वाला कंसेप्ट तो मैं अभी समझा दूंगा, आप पहले एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो परेशान मत होइए, जैसे पोल एंड होगा मैं समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 15 सेकेंड दे रहा हूं, अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए। देखिए गलत हो जाएगा सही होगा इसकी चिंता नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है, फिर मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है। 10, 9, 8, 7, 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल देखिए समझते हैं इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल था, सभी बच्चों के उत्तर आ गए, लेकिन कई बच्चों के आंसर गलत है। 5 बच्चों के उत्तर गलत है, बच्चे सभी बच्चों ने आंसर किया है लेकिन 5 बच्चों का आंसर गलत है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों को समझने में गलती हुई है, ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया था कौन अपरिमेय संख्या है, यानी किसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना हो गया 4, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो p बटा q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पूछा गया कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑप्शन सी का, तो ऑप्शन सी में क्या है 64, और ये करनी है। करनी का मतलब क्या है कि इसका घनमूल निकालना है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4, क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, यानी 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4, तो ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये भी p बटा q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार अगर तीसरे ऑप्शन को देखिएगा, तो 16 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, और 144 यानी इसका क्या हो जाएगा 12 गुने 12, ठीक है, 12 गुने 12, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा p बटा q के रूप में हो जाएगा, यानी ये भी परिमेय संख्या है। अब ऑप्शन बी जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर कोई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसमें किसी भी परिमेय संख्या से गुणा कीजिए या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या माइनस कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ते घटाते गुणा या भाग करते हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पे √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और इसमें 3 से गुणा किया गया है, यानी कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा दो। मैं एक बार और समझाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से समझिए। एक सादे पेज पे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑप्शन को हटा देते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं। देखिए मैं अगर कहूं यहाँ पे √5 प्लस √11, तो आप बताइए 5 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए तो 16 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया √16, और √16 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे, क्या आएगा, सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, जो क्या है 2 से लेके जाएंगे, तो 2 8 16, अब ये 8 किससे जाएगा, 4 2 से ही जाएगा, 2 चौका 8, और ये 4 किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, ठीक है, और 2 तो खुद अभाज्य संख्या, तो ये भी 2 से ही जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और इसको आपको पता है कि हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, तो ये 2 गुने 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पे भी 2 गुने 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुने 2 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे जो रूट 16 था इसका मान कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 आप सभी बच्चों को पता है कि क्या है? परिमेय संख्या। ये पहला ऑप्शन क्लियर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? पहला ऑप्शन क्लियर है ना? हमने अगर इसका वर्गमूल निकाला तो क्या आया? 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये p बटा q के रूप में लिख गए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कीजिए जिन्होंने कहा था, दोबारा बताने की। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, इसे मैं मिटा दूं। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ये करनी का मतलब क्या होता है? ये इसे करनी पढ़ते हैं, और ये 64 है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये पहला ऑप्शन को मैं मिटा दिया क्योंकि इसे आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे जो है 64 को क्या करना है? इसका घनमूल निकालना है। तो हमें पहले 64 का क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है कौन सी होगी? 2 होगी। तो हम इसे 2 से लेके जाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 64 में, तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 32 बार में कट गया। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 16 आ गया। अब फिर से ये 2 से जाएगा, 2 अठे 16, और फिर से ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, और ये फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और ये फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2। यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 6 बार 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और आपको पता है कि जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर लगाते हैं। कितने का पेयर लगाते हैं? 3 3 का। तो यहाँ पे 3 3 का पेयर लगाएंगे तो 1 2 यहाँ बाहर आ गया, और 1 2 यहाँ से बाहर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये भी जो है हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? p बटा q के रूप में, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। ये क्लियर है दूसरा ऑप्शन कि ये भी एक परिमेय संख्या है? अंजलि क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है ना? एक और बार समझाने वाला सर, एक और बार समझा दो। आपको क्लास के लास्ट में रुक जाइएगा, क्योंकि ये पिछली क्लास में भी पढ़ाया गया था, आज मैंने ये दूसरी बार भी बताया है। अब आप लास्ट में रुक के पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 3 बार नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब क्लास के एंड में आप रुकिएगा और थोड़ा ठीक है। ओके सर, माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये हमने 64 को सीख लिया कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी क्या है? 9 गुने 16 है। तो पहले हम इसे गुणा कर देंगे, तो 16 के पारा 9 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा? 144 आएगा। और इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का विधि वही है, इसे मैं मिटा रहा हूं। पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब ये 72 किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा। कितनी बार में? 2 तिहाई 6, 36 बार में। और ये 36 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 18 में, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि 18 बार में। अब ये 2 से फिर जाएगा, 2 9 18, और 9 किससे जाएगा? 3 से। 3 3 का 9, और 3 खुद 3 से जाएगा। यानी हमने 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब देखिए इसका क्या आता है? वर्गमूल। तो क्या लिखेंगे? 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 3 गुने 3। और वर्गमूल में कितने का पेयर लगाते हैं? 2 2 का पेयर लगाते हैं। तो 1 2 यहां से बाहर आएगा, 1 2 यहां से बाहर आएगा, और 1 3 यहां से बाहर आएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी इसका मान कितना आ गया? 12। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इकलौता जो है परिमेय संख्या नहीं है। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले यहाँ पे बताया था, क्या बताया था? कि अगर √2 पर अपरिमेय संख्या है तो इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या है। √2 में अगर 2 घटाएंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या है। √2 में अगर 2 से गुणा करते हैं तब भी ये अपरिमेय संख्या है। √2 में अगर 2 से भाग देते हैं तब भी ये अपरिमेय संख्या है। यानी एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है,
और एक अपरिमेय संख्या में 3 जो है परिमेय संख्या को गुणा किया गया है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपने ए सी डी को देख लिया कि ये कैसे परिमेय है, और आपने बी को भी देख लिया कि कैसे ये अपरिमेय है। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए ये लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इतना टाइम अगर आप लोग पिछले क्लास में लीजिएगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से व्हाइट टाइप कीजिए। अभी क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3√3। ठीक है, अच्छा रुकिए, इस पे एक आधारित में क्वेश्चन कराता हूं थोड़ा सा आप लोग को, कितना समझे आप लोग थोड़ा चेक कर लो। एक क्वेश्चन कीजिए तो यहाँ पे अभी अभी आपने समझा था ना, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने समझाया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। ठीक है, एकदम आराम से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, आपने अभी अभी इस क्वेश्चन को समझा था और इसमें उसी कंसेप्ट का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें उसी कंसेप्ट का जो है यूज किया गया है। मैं क्वेश्चन एक बार पहले समझा देता हूं, फिर आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना है कि √5 + 4 जो है कौन सी संख्या होती है। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या होता है, अभी अभी आपने समझा था। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। जल्दबाजी में देखिए आधे बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है। सर मेरी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्लास को रीज्वाइन कीजिए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सर मैंने बहुत बार कर लिया है, मेरे यहाँ नेटवर्क भी कम आ रहे थे। आप सर क्वेश्चन बता दो। तो मैं कैसे क्वेश्चन बताता जब आपको स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रहा? आप बोल दो, मैं लिख लेता हूँ नोटबुक में। लिखिए, यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको बताना है कि √5 + 4 क्या होगा। अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था ना कि एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी देखिए 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप लोग चीजों को देखिए, कई बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सर पोल सेक्शन की बता दो, उसमें क्या दे रखा है, उसमें भी नहीं आ रहा। आप क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों है, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, ऐसे अच्छा रहेगा कि आप क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सर दे दिया आंसर मैंने। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान था जी, अभी भी मैंने सिखाया था कि अगर एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, उसमें कोई भी परिमेय संख्या अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है। अभी भी मैंने बताया था। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सरल क्वेश्चन था, और मैंने इस चीज को बार बार बताया कि जब भी एक अपरिमेय संख्या में, और √5 एक अपरिमेय संख्या है आपको पता है, इस अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, कुछ भी गुणा कीजिए, यानी कि परिमेय संख्या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वो हमेशा क्या होगा,
वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे एक परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया या गुणा किया जाता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो √5 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है और इसमें एक परिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। √4, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? यानी एक अपरिमेय संख्या में अगर एक परिमेय संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग लगाते हैं, तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। याद रहेगा, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने अभी अभी भी बताया था इसको। देखिए कहां पे मैंने बताया था, देखिए यहां पे मैंने अभी बताया था, यहां पे देखिए क्या कि √2 अगर एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई भी परिमेय संख्या जैसे +2 कीजिए या -2 कीजिए या गुणा 2 कीजिए या भागा 2 कीजिए, ये सब अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार √3 है, इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं या √3 में 2 से भाग लगाते हैं या √3 में 2 को घटाते हैं या √2 में 2 को जोड़ते हैं, ये सब अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है? तो ये मतलब चीजें आपको याद रखना है जी। कौन सी बड़ी चीज है, एक अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा करने पे, भाग करने पे हमेशा ही अपरिमेय संख्या रहता है। पिछली क्लास में भी पढ़े थे, आज भी बताया, फिर भी 5-6 बच्चों का आंसर गलत हुआ। अभी क्लियर है सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ये अभी क्लियर है सभी बच्चों को, याद रहेगा हमेशा? क्लियर है ना? कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो? चल आते, तो यहां तक आप लोगों ने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था और ये चीजें आपका हो गया। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस थ्योरम को भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप सभी बच्चों को याद आ रहा है तो ये थ्योरम 1.3 जो आपकी बुक्स का है, आपने इसे पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मान लेते हैं कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और P अगर a² को विभाजित करता है, P अगर a² को विभाजित करता है तो P जो है a² के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी, जहां a जो है धनात्मक पूर्णांक है। ये याद आ रहा है आप लोगों को? ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है? क्लियर है? माइक म्यूट रखना है, माइक म्यूट रखना है, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिए कि माइक अनावश्यक प्लीज ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है? अब देखिए आपको ये चीजें अगर आपको याद है, कितने बच्चों को ये याद है कि ऐसा होता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये मैं क्या लिखता हूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं 36, ठीक है? और 36 जो है अगर 6 से क्या है, अगर 6 से ये विभाजित है, ठीक है, अगर 6 से विभाजित है तो 6 से जो है 6 का स्क्वायर भी विभाजित होगा, और जब 6 से ये 6 का स्क्वायर विभाजित है तो 6 से जो है इसका वर्गमूल भी विभाजित होगा, यानी 6 भी विभाजित होगा। यही वो कंसेप्ट है, याद आ रहा है कि अगर 6 से 6 स्क्वायर विभाजित है तो 6 से 6 भी विभाजित होगा। क्लियर है? क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? सिंपल है, ये चीजें आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि अब इसी प्रमेय का सहायता करके हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या होती है। इसको अब हम लोग साबित करेंगे। तो आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे अगर आपको साबित करना हो तो हम इसे कैसे साबित करेंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जो है प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है? क्या करने के लिए पूछा जाता है? प्रूफ करने के लिए कि साबित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जिस मेथड से साबित करते हैं, सबसे अच्छा मेथड माना जाता है विरोधाभास मेथड। विरोधाभास मेथड, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि विरोधाभास क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 + 3 बराबर क्या होता है, तो कोई बच्चा 5 बताएगा, कोई बच्चा 6 भी बता सकता है, 7 भी बता सकता है। अगर किसी बच्चे ने 5 बताया, किसी बच्चे ने 6 बताया, किसी बच्चे ने 5 बताया, किसी बच्चे ने 6 बताया, तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग आंसर है, यानी इसमें से किसी एक का सही है, किसी एक का गलत है, तो यानी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी इसका उत्तर तो एक ही होगा, या तो 5 या तो 6।
तो जिस बच्चे ने अगर 5 बताया उसका सही हो जाएगा, दूसरे बच्चे का गलत हो जाएगा। तो विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करना होता है ना, हम उसका उल्टा ले लेते हैं। जैसे हमें √2 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम इसे क्या मान लेंगे कि परिमेय संख्या। और जब हम ये परिमेय संख्या अगर हम इसे साबित नहीं कर पाएंगे, यानी इसके उल्टा आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा साबित हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। बात समझ में? तो जब भी हमें ये क्वेश्चन में आता है कि √2 या इसी तरीके से हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, √3 को, √5 को, √7 को, √8 को या √11 को, ये सब कोई भी एग्जाम में आ सकता है। जो नहीं है कि √2 आएगा, √3, √5, √7, √8, √11 कुछ भी आ सकता है कि साबित कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले विरोधाभास नियम को लेंगे। अब विरोधाभास नियम सीधा सा कहता है कि हम जो दिया गया रहता है साबित करने के, इसके उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे कि हम कि माना कि ठीक है, √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे √2 को परिमेय संख्या साबित करने की। अगर हम √2 को परिमेय संख्या साबित नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि अपरिमेय संख्या होगा। तो अब हम इसे कोशिश करते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो सिंपल सी बात है, जब √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? जब √2 एक परिमेय संख्या हमने माना है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। और यहाँ पे जो p/q होगा ये को प्राइम होगा। को प्राइम समझते हैं, यानी सहअभाज्य संख्या। याद आ रहा है? सहअभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, कौन बताएगा? सर जिसका HCF 1 होता है। वेरी गुड, जिसका HCF 1 होता है। और HCF किसका 1 होता है? जैसे मैं कहूं 3 और 5, जैसे मैं कहूं 7 और 11, ठीक है, 11 और 13, ये क्या होता है, सब को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे P और Q भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, यानी सहअभाज्य संख्या होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सहअभाज्य संख्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या का सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों में जो है, और एक चीज याद रखिएगा, को प्राइम तो है ही, साथ में Q जो है 0 भी नहीं होगा, क्योंकि आपने परिमेय संख्या के कंसेप्ट में पढ़ा था कि ये Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो Q 0 भी नहीं होगा और P और Q को प्राइम भी होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। और सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि P और Q में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर P और Q अगर को प्राइम है तो एक के अलावा इन दोनों में कोई भी गुणनखंड जो है कॉमन नहीं होगा, तभी तो इनका HCF 1 होता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे। हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां पे P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड और नहीं होगा, यानी इनका HCF 1 होता है, यानी सार्व गुणनखंड यहाँ पे क्या है, 1 है। सभी बच्चों को क्लियर है? ये चीजें हमने पीछे की क्लास में भी पढ़ा है सहअभाज्य संख्या के समय। एक बच्चे ने n टाइप किया है, बताइए क्या डाउट है, बताइए क्या डाउट है? एक बच्चे ने n टाइप, आपने समझ नहीं आया ये। आपको सहअभाज्य संख्या समझ में आता है क्या होता है? यस सर, क्या होता है? जिसमें कॉमन 1 होता है। हाँ, तो मैंने यही चीज लिखा है कि P और Q यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, यानी इनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि 3 और 5 है, 7 और 11 है, 11 और 13, इनका जब आप HCF निकालिएगा, महत्सम निकालिएगा, महत्तम समा पढ़ते हैं, तो क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन आएगा? नो सर। तो ये सहअभाज्य संख्या, यानी यहाँ पे P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, तो हमने यहाँ पे जब मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √2 बराबर P/Q होगा। अब इसे हमें साबित करना है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को अगर वर्ग करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। बात में क्या करते हैं, दोनों को वर्ग करते हैं, यानी कि वर्ग करने पे, अगर हम वर्ग करते हैं इसको, तो √2 का अगर हम वर्ग करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं कहता हूं √2 का वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग कीजिए यानी √2 का स्क्वायर कीजिए, और √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई मान रहता है, इसका मतलब क्या होता है, 1/2। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पहले से इसके पावर ऊपर में है, तो 1/2 गुने में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2। तो अगर √2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? √2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका मान 2 आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे √5 का अगर वर्ग करता हूं तो √5 का मतलब ही क्या है कि 5 का पावर 1/2 है और इसका वर्ग करना है, यानी इसका पावर 2। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और जब पावर के ऊपर पावर आपस में गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी वर्ग करने पे 5 आ गया। तो √5 को जब हमने वर्ग किया तो कितना आया? 5 आया। इसी प्रकार √2 को हमने वर्ग किया तो कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो वर्ग करने पे √2 के बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और p का स्क्वायर हो जाएगा और q का क्या हो जाएगा? q का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी आप लोग को गुणा करने आता है, इसको इधर से गुणा करेंगे, इसको इधर से, तो कितना हो जाएगा? 2q² बराबर हो जाएगा p²। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? 2 में q से यस गुणा, सर। ये सभी बच्चों को समझ में आया? तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब यहां से एक चीज और आप लोग को मैंने सिखाया था, वापस आते हैं यहीं पे, और मैंने क्या सिखाया था देखिएगा। अगर मैं कहूं कि 8 बराबर क्या होगा तो आप कहोगे 2 × 2 × 2। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूं 9 बराबर क्या होगा तो आप कहोगे 3 × 3। अगर मैं कहूं 10 बराबर क्या होगा तो 2 × 5। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है ना कि 10 जो है वो 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। ये जो 9 है वो 3 से भी विभाजित है और ये 8 जो है 2 से भी विभाजित है। ठीक है, मेरी बात से समझ में आ रही है? इसका यही मतलब होता है ना। 8 का अगर गुणनखंड मैंने 2 × 2 लिख दिया यानी कि 8 2 से विभाजित है। इसी प्रकार अगर 9 को मैं 3 × 3 लिख दिया यानी 9 3 से विभाजित है। 10 को मैंने 2 × 5 लिख दिया यानी 2 से ये विभाजित है। मेरी बातें समझ में आ रही है? इसका यही मतलब है ना। तो यहाँ पे जो ये आया यानी 2q² जो है ये किससे विभाजित होगा? p² से होगा। और जब p² से होगा तो p से भी होगा, क्योंकि आपने अभी ये थ्योरम पढ़ा था कि यदि p बराबर a² को विभाजित करती है तो p a² के वर्गमूल यानी a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो यही थ्योरम आपको यहाँ पे उपयोग करना है। मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर 2q² बराबर p² है, ठीक है, 2q² बराबर अगर p² है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 से जो है p² विभाजित है और q से भी जो है p² विभाजित है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी बच्चे बताएंगे मेरी बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।